लगता है अब फॉर्मर दिल्ली सीएम की बातों से एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहीं ना कहीं अग्री करते हुए नजर आ रहे हैं और कहानी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस बार बात सीधा जुडिशरी के अंदर के कंडक्ट, परसेप्शन और न्यूट्रलिटी तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे में अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो जुडिशियल बायस का सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक है जो कह रहे हैं कि जजेस को कुछ मर्यादा फॉलो करनी चाहिए। तो क्या सच में दोनों नैरेटिव्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं और क्या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की करंट सिटिंग जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पॉलिटिकली बायस्ड है? तो चलिए पूरे मैटर को समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इसको करंट कंट्रोवर्सी के कंटेक्स्ट में देखें तो फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ रेक्यूजल की डिमांड की है। कहना है कि जस्टिस शर्मा ने अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स में मल्टीपल बार पार्टिसिपेशन किया है और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अलिजेडली आरएसएस आइडियोलॉजी से लिंक्ड है इसलिए उन्हें इम्पार्शियल हियरिंग नहीं मिल सकती। कोर्ट में खुद अपीयर होकर अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि देयर इज अ लॉयर्स बॉडी अधिवक्ता परिषद, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस। योर ऑनर हैज अटेंडेड इट्स इवेंट्स 4 टाइम्स। अब एक डायरेक्ट एलिगेशन था आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन का, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो जज पर डायरेक्ट बायस का आरोप नहीं लगा रहे बल्कि परसेप्शन की बात कर रहे हैं। हियरिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग एक्सचेंज भी हुआ था जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने डायरेक्टली सवाल कर लिया, आई फॉलो देयर आइडियोलॉजी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने रिस्पॉन्ड किया कि डू यू। फिर जज ने कहा कि नो यू आर सेइंग दैट। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्टन होते हुए कहा कि नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू माइट बी सिंपैथेटिक। और ये कन्वर्सेशन दिखाता है कि इशू डायरेक्ट एक्यूजेशन का नहीं बल्कि रीजनेबल एप्रीहेंशन का है। और अब यहीं पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ओ के रीसेंट स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जो उन्होंने अधिवक्ता परिषद के इवेंट के दौरान ही दिए हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आइडियोलॉजिकल लिंक के लिए आरएसएस से जोड़ा जाता है। जस्टिस अभय एस ओक ने सीधा कहा, इफ एज अ सिटिंग जज आई वाज इनवाइटेड बाय अधिवक्ता परिषद टू स्पीक ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, आई वुड हैव पोलाइटली सेड नो बिकॉज माय बिलीफ वाज अधिवक्ता परिषद डज हैव पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। मतलब एक सिटिंग जज के लिए उनका स्टैंड बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल लीनिंग हो तो जज को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये डायरेक्टली जुडिशियल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को टच करता है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि रिटायरमेंट के बाद रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी लूजन हो जाती है लेकिन फिर भी एक डिग्निटी और रिस्ट्रेंट एक्सपेक्टेड होता है। उन्होंने कहा कि व्हेन अ जज डिमिट्स ऑफिस, ऑफ कोर्स ही इज नॉट बाउंड बाय दोज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच ही हैड एज अ जज, बट आई पर्सनली बिलीव दैट बीइंग अ रिटायर्ड जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही मस्ट फॉलो सर्टेन रिस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। यहाँ एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ की गई है कि लीगल फ्रीडम और एथिकल एक्सपेक्टेशन दोनों अलग चीजें हैं। अब फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कोर आर्गुमेंट ये रहा है कि अगर एक जज किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ग्रुप के इवेंट्स में बार बार जाते हैं तो अपोजिट आइडियोलॉजी का लिटिगेंट नेचुरली डाउट करेगा। उन्होंने सीधा सवाल भी पूछा है कि इफ आई एम फ्रॉम द अपोजिट आइडियोलॉजी विल आई गेट जस्टिस। ये एक इमोशनल और लीगल दोनों लेवल पर इम्पैक्टफुल आर्गुमेंट है। दूसरी तरफ सीबीआई ने इस पूरे एलिगेशन को स्ट्रांगली अपोज किया है। उनका कहना है कि अधिवक्ता परिषद एक लॉयर्स बॉडी है और एक लीगल सेमिनार्स अटेंड करना कोई आइडियोलॉजिकल एंडोर्समेंट नहीं होता। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके 4 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी लिस्ट किए हैं जहां जस्टिस शर्मा ने इवेंट्स अटेंड किए थे, जैसे 2022 का नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2023 का वुमेन्स डे इवेंट और 2024-25 के लीगल डिस्कशंस। अब सीबीआई ने ये भी कहा है कि ऐसे एलिगेशंस अनटेनेबल हैं और जज की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं। उन्होंने ये आर्गुमेंट भी दिया कि जस्टिस शर्मा ने कुछ केसेस में अक्यूज्ड को रिलीफ भी दिया है, जैसे इंटरिम बेल, जो दिखाता है कि उनके डिसीजंस बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ओक के रिमार्क्स का रेलेवेंस और क्लियर हो जाता है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया कि जजेस को पॉलिटिकली इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जब वो सिटिंग जजेस हो। ये एग्जैक्टली वही कंसर्न है जो अरविंद केजरीवाल रेस कर रहे हैं, बस टोन और कंटेक्स्ट अलग है। लेकिन जस्टिस अभय एस ओक ने एक बैलेंस्ड अप्रोच भी दिखाई जब उन्होंने रिटायर्ड जजेस के कंडक्ट पर भी बात की। उन्होंने जस्टिस दीपक वर्मा का एग्जाम्पल भी जिक्र किया जिन्होंने फ्यूजिटिव नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन केस में एक्सपर्ट ओपिनियन दिया था यूके कोर्ट में। इस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि उन्हें पर्सनली लगता है कि रिटायर्ड जज को ऐसे केसेस में फॉरेन कोर्ट के सामने ओपिनियन नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब एक फ्यूजिटिव
नेरेटिव इन्वॉल्व हो। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि बिना ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन किए किसी जज को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जस्टिस वर्मा ने बेसिकली ये कहा था कि जो अश्योरेंस इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। कोर्ट में द अश्योरेंस इन मिस्टर मोदीज केस देयरफॉर अपीयर्स टू बी डिप्लोमेटिक प्रॉमिस रादर देन अ लीगली इन्फोर्सेबल फॉर्मल अश्योरेंस इन इंडिया। मतलब उनका पॉइंट प्योरली लीगल इंटरप्रिटेशन का था, ना कि किसी तरफ लेना। जस्टिस अभय अशोक ने ये भी कहा कि वी मस्ट ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन वेदर द रिटायर्ड जज हैज सेड समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि क्रिटिसिज्म फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि अजम्पशन पर। साथ ही उन्होंने एक ब्रॉडर इशू भी उठाया। द रियल चैलेंज बिफोर अस इज दैट वी शुड ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन आवर जुडिशियल सिस्टम सो दैट आवर सिस्टम इज नॉट क्रिटिसाइज्ड इन फॉरेन कोर्ट्स। एक सिस्टमिक कंसर्न है जो इंडिविजुअल केसेस से ऊपर उठकर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर फोकस करता है। अब अगर हम पूरे सिनेरियो को कनेक्ट करें तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट है जो परसेप्शन और अप्रीहेंशन पर बेस्ड है, और दूसरी तरफ सीबीआई का स्टैंड है जो फैक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पर बेस्ड है। और बीच में जस्टिस ओक का व्यू पॉइंट आता है जो एक एथिकल गाइडलाइन सेट करता है कि जजेस को किस तरह बिहेव करना चाहिए। ये पूरा कंट्रोवर्सी सिर्फ एक जज या एक केस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्चुअली एक बड़ा सवाल रेस करता है कि जुडिशियल न्यूट्रलिटी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ एक्चुअल बायस मैटर करता है या फिर परसेप्शन ऑफ बायस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी अलेज किया कि उनके केस में अनड्यू हेस्ट दिखाई जा रही है और अपोजिशन लीडर्स के केसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई को केस्ड पैरेट वाले ऑब्जर्वेशन से भी कनेक्ट किया, इम्प्लाइंग कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये एलिगेशन काफी सीरियस है क्योंकि ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है। उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी शेयर की कि माई हार्ट सैंक, आई हैड सीरियस एप्रीहेंशंस अबाउट बायस। ये स्टेटमेंट एक लिटिगेंट के इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है जो लीगल आर्गुमेंट से अलग एक ह्यूमन डायमेंशन ऐड करता है। एंड में हियरिंग के दौरान एक हल्का मोमेंट भी आया था जब जज ने खुद कहा भी था कि यू आर्ग्यूड वेरी वेल, यू कैन इवन बिकम अ लॉयर। और उस पर अरविंद केजरीवाल ने स्माइल के साथ रिप्लाई दिया था कि थैंक यू मैम, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये मोमेंट थोड़ा सा टेंशन को लाइटन भी करता है, लेकिन अंडरलाइंग इशू फिर भी सीरियस ही रहता है। अब सवाल ये है कि कोर्ट इसको कैसे हैंडल करेगा। क्या परसेप्शन को इतना वेटेज दिया जाएगा कि रिक्यूजल हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हुए एलिगेशंस को रिजेक्ट किया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि फ्यूचर जुडिशियल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को भी शेप करेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.